वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। हम ये लेक्चर 2 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, लिगेंड की जो चार्जेस के बारे में, लिगेंड पे क्या चार्ज रहेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, उनकी डोनर साइड्स क्या है, मोनोडेंटेट है, लिगेंड बाइडेंटेट है, ये सब चीज़ें हमने है ना लेक्चर 1 में डिस्कस कर ली थी काफ़ी अच्छे से। अब जो लेक्चर 2 है इसमें हम डिस्कस करेंगे हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर प्रॉपर्टी सेंट्रल एटम की है, उसी तरह जो हेप्टिसिटी है ना, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये है लिगेंड की प्रॉपर्टी है। ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है, राइट, लिगेंड की प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, इट्स द टोटल नंबर ऑफ इट्स द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द लिगेंड थ्रू विच इट्स कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम। मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ द एटम्स बाय ऑफ द लिगेंड बाय विच इट्स कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम। मतलब हेप्टिसिटी क्या है, लिगेंड है ना, कितने एटम्स के द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है कोई भी लिगेंड, वो क्या कहलाती है, उसकी हेप्टिसिटी कहलाती है। और ये किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, ग्रीक लेटर है नीटा एक्स, है ना। एक्स क्या होएगा, वो कितने एटम से लगा हुआ है। जैसे नीटा 1 है तो लिगेंड है वो एक ही एटम से जुड़ा हुआ है मेटल से। अगर 2 है, नीटा 2 है तो वो 2 एटम से जुड़ा हुआ है। 3 है, नीटा 3 है तो वो कितने से जुड़ा हुआ है, 3 एटम से मेटल से जुड़ा हुआ है लिगेंड, ठीक है। Here X is the total number of a donor atom of the ligand directly attached to the central atom. X क्या है, total number of a donor atom by which it's attached directly attached to the central atom. For example अगर यहाँ पे देखें तो ये लिगेंड है, ये मेटल से ओनली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी हेप्टिसिटी क्या हो गई, नीटा 1 हो गई। यहाँ पे भी ये जो पूरा लिगेंड है एलाइल है ना, ये ओनली इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसकी हेप्टिसिटी भी 1 हो गई। यहाँ पे है ना, ये ओनली इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है मेटल से, तो इसकी हेप्टिसिटी 1 हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस वाले केस में देखते हैं, तो जो मेटल एटम है इस पूरे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब हो गया कि जो मेटल है इस वाले कार्बन से भी जुड़ी हुई है, इस वाले कार्बन से भी जुड़ी हुई है। तो ये जो एल्कीन है, इथीन है, इसकी जो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये मेटल है और ये इस पूरे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर एलाइल है, ये इस टाइप का है, ठीक है, तो इस पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर तीनों एटम से अगर इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर जितने भी एटम्स पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये उतने एटम से जुड़ी हुई है, तो ये नीटा 3 इसकी हेप्टिसिटी होगी, क्योंकि 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे है अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है, इसका मतलब मेटल इस ऑक्सीजन से भी जुड़ी हुई है, इस ऑक्सीजन से भी, जैसे कि इस टाइप से ये जुड़ी हुई है, तो इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, इस ऑक्सीजन जिससे भी जुड़ा हुआ है मेटल से, इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, देखो ये बॉन्ड बना रखा है, ये बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी हेप्टिसिटी क्या हो गई, नीटा 2 हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये है, जैसे कि ये वाला ये मेटल है आयरन, और ये पूरी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है ना जुड़ी हुई है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम्स पे है, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वाले लिगेंड की जो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, वो नीटा 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सभी 5 कार्बन एटम्स पे सर्कुलेट है, और ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये मेटल एटम जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो ये जो लिगेंड है इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 5 हो जाएगी। सिमिलरली ये है इसमें, अब जो यूरेनियम है मेटल है ये, तो सेंट्रल एटम है ये यूरेनियम, तो ये क्या है कि इस पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है सीओटी की से। अब इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने कार्बन एटम्स पे है, 8 पे है, तो इसकी जो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 8 हो जाएगी। सिमिलरली इसमें भी नीटा 8 हो जाएगी। अब ये एग्जाम्पल हम ये वाला देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से क्लियर होएगा। देखो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो लिगेंड है ओनली एक एटम से मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले लिगेंड की जो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 1 हो जाएगी। अगर ये वाला लिगेंड हम देखें, ये वाला, तो ये वाला लिगेंड भी क्या है कि ओनली इसी कार्बन से है ना जुड़ा हुआ है, तो इस वाले लिगेंड की हेप्टिसिटी भी क्या हो जाएगी, नीटा 1 हो जाएगी। अगर हम ये वाला लिगेंड देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 3 कार्बन पे है ना डिलोकेलाइज्ड है, तो मतलब ये जो इसकी जो हेप्टिसिटी होगी, इस वाले लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 3 हो जाएगी, ठीक है।
अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरी 6 कार्बन एटम पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज्ड और मेटल है ना पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच्ड है, तो इसकी हेप्टिसिटी नेटा 6 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये जुड़ी हुई है मेटल एटम, और यहाँ पे देखिए ये कितने एटम्स पे डिलोकलाइज्ड है, 5 एटम पे, तो ये हो गई नेटा 5 हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने एटम्स पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक कार्बन इस पे और एक कार्बन इस पे, तो इसकी जो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 2 हो जाएगी। तो ये इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इस दूसरे एग्जाम्पल को इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेटल है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से और इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच्ड है। अब ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2 कार्बन एटम्स पे और ये वाली इन 2 कार्बन एटम्स पे, तो ओवरऑल देखा जाए ये पूरा एक लिगेंड है। ये क्या है कि पूरा एक लिगेंड है ना। तो ये कितने कार्बन एटम्स से इस मेटल से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हम मतलब लिगेंड की प्रॉपर्टी और कितने एटम्स से वो मेटल से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से, वो वही उसकी लिगेंड की हेप्टिसिटी कहलाती है। अब जैसे ये वाला मेटल है, ये मेटल है और ये मेटल, ये तीनों एक ही कार्बोनाइल से जुड़ी हुई है, एक इसी से जुड़ी हुई, तो इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 1 हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक ही कार्बन से 3 मेटल जुड़ रही है तो भी उस लिगेंड तो ये वाला है ना, ये है लिगेंड, है ना। और ये किसकी लिगेंड की प्रॉपर्टी है, हेप्टिसिटी, तो ये तो इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या है, नेटा 1 है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला कार्बन है, ये पूरा लिगेंड है, ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है मेटल से, एक से, तो इसकी हेप्टिसिटी भी नेटा 1 हो गई। अब ये वाला एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ पे है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि इस कार्बन पे और इस कार्बन, दोनों कार्बन के बीच की है। इससे एक मेटल इधर लगी हुई, 2 मेटल लगी हुई है, तो ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड, इसकी हेप्टिसिटी क्या होगी, इन दोनों कार्बन एटम्स की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल एटम्स लगे हुए, तो इस लिगेंड की है ना हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 2 कार्बन एटम से लगी हुई है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी 2। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये है एक एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है कि जैसे ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, अब मेटल है, तो इसमें इसकी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लगी हुई है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एटम्स पे डिलोकलाइज है, 4 पे डिलोकलाइज है, मतलब इस लिगेंड की जो हेप्टिसिटी वो नेटा 4 है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कितने 3 एटम्स पे है, तो इसकी नेटा 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखो ओनली इस लिगेंड के ओनली एक ही कार्बन एटम से ये लगा हुआ, एक ही कार्बन एटम से मेटल एटम जुड़ा हुआ है, तो इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखते हैं CH2 है, तो केवल है ना ये जो CH2 लिगेंड है, ये CH2-2 लिगेंड है, तो केवल एक इसी कार्बन एटम के द्वारा ये मेटल से जुड़ा हुआ है, चाहे बॉन्ड कितने ही बने हो, इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या होगी, नेटा 1 होगी, क्योंकि केवल एक ही लिगेंड है ना, एक ही एटम के द्वारा मेटल से जुड़ा हुआ है, राइट। अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये मेटल जुड़ी हुई है, ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो 3 एटम्स पे डिलोकलाइज्ड है, मतलब ये जो मेटल एटम है इस लिगेंड के 3 एटम्स से जुड़ी हुई है, तो इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 3 हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक लिगेंड है ना, ये लिगेंड है Cr -3, मतलब Rc-3, ये एक लिगेंड है जिसमें कार्बन पे -3 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बन एटम है ना मेटल्स की, ये जो पूरा लिगेंड है ये कितने एटम्स से मेटल से जुड़ा है, ओनली इसी कार्बन से है ना मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम ये देखते हैं, ये वाला ये जो लिगेंड है SiR3, ये कितने एटम्स के द्वारा मेटल से जुड़ा हुआ है, ओनली एक एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस लिगेंड की हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेटा 1 हो जाएगी। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेप्टिसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड। मतलब लिगेंड की जो हेप्टिसिटी के अकॉर्डिंग है ना, हमें देखना है कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और किस मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से, न्यूट्रल एटम मेथड से
हम ये कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि इससे हमें ना फिर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो सब कैलकुलेट करने में हमें हेल्प मिलेगी इस सब चीज़ों से। तो जैसे कि ये H है, अगर ये यहाँ पे इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया तो ये क्या हो गया, एलाइल रेडिकल हो गया, जिससे क्या लिख सकते हैं C3H5। और इससे कोई भी एक यहाँ पे मतलब आगे ये मेटल से या किसी से भी जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का एग्जाम्पल है कि अगर एक एटम से अगर जुड़ी हुई है, एक एटम अगर मेटल से जुड़ा हुआ है इस लिगेंड का, तो ये नीटा 1 C3H5 इसे हम बोलेंगे, इसे हम सिग्मा C3H5 ही बोलेंगे। यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इस पे चार्ज कितना है, -1 है। अगर हम मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों कार्बन एटम्स पे अगर डोनेट वो कर रही है, डिलोकलाइज कर रही है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे 3 पे है तो नीटा 3 हो गया इसका, हेप्टिसिटी बताता है, ये क्या है, हेप्टिसिटी है लिगेंड की, C3H5 है। और अगर है ना जब सारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर जुड़ जाता है मेटल तो उसे हम पाई भी बोल देते हैं, उसे हम पाई भी पाई C3H5 ही बोल देते हैं, मतलब उसको है ना पाई से भी डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से दिया इस वाले एटम का और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में, एक इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के हो जाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, चार्ज वो का वो -1 है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम देखें C5H7 का है ना, तो C5H7 में अगर एक कार्बन एटम से अगर मेटल लगी हुई तो वो नीटा 1 C5H7 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, चार्ज भी कितना है, -1 है, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन से अगर मेटल 3 एटम से अगर मेटल अटैच्ड हो जाती है तो इसे बोलेंगे हम नीटा 3 C5H7। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी, ये जो लिगेंड होगा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और चार्ज वही -1 रहेगा। अगर ये सपोज पांचों एटम से अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज्ड है, जो कि होती भी है, तो अगर इसे क्या बोल देंगे हम, इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 5 हो जाएगी, तो इसे हम बोल देंगे नीटा 5 C5H7। और अगर पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर मेटल जुड़ जाती है तो उसे हम पाई कॉम्प्लेक्स भी बोल देते, तो पाई C5H7 हो जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 2 तो पाई बॉन्ड के रहेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके, और एक है ना जहाँ से ये एक कार्बन एटम से जहाँ से जुड़ रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा, तो टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चार्ज वही -1 रहेगा। अगर साइक्लोप्रोपीन है ना, तो अगर इस एक कार्बन से अगर मेटल जुड़ती है तो इसे बोलेंगे नीटा 1 C3H3। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये, और ये -1 इस पे चार्ज आएगा, इसे सिग्मा भी बोल देंगे, सिग्मा C3H3। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिलोकलाइज्ड है तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला यहाँ से जो इस पे जुड़ने से डोनेट कर रहा था, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले आ जाएंगे, तो इसे बोलेंगे नीटा 3, क्योंकि हेप्टिसिटी लिगेंड की 3 हो गई और पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से है तो इसे पाई कॉम्प्लेक्स भी बोल देते, पाई C3H3। अब यहाँ पे है ना जो चार्ज है ये इंपॉर्टेंट है, ये किस अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पे तो -1 चार्ज था, ठीक है, क्योंकि कार्बन की ना 3 वैलेंसी कंप्लीट थी और 1 वैलेंसी रिमेनिंग थी, है ना, मतलब कार्बन के साथ 3 ग्रुप लगे हुए थे तो -1 चार्ज था यहाँ पे। तो लेकिन अगर यहाँ वाली कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर है ना मतलब वो चार्ज जनरेट कर दो रिंग पे जिससे कि वो एरोमेटिक बन जाए, तो +1 चार्ज करने पे ये ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, +1 चार्ज होएगा। इसी प्रकार से अगर C5H5 है, साइक्लोपेंटाडाइन है, तो यहाँ पे अगर एक मेटल यहाँ पे जुड़ती है जिसे कि ना CP भी बोलते हैं, है ना, साइक्लोपेंटाडाइन, तो अगर है ना एक मेटल यहाँ पे जुड़ती है तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ है ना ये डिलोकलाइज हो जाता है 3 एटम्स पे, तो इसे नीटा 3 C5H5 बोलेंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज -1 ही रहेगा चार्ज। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पांचों कार्बन पे डिलोकलाइज हो जाती है तो यहाँ पे हेप्टिसिटी लिगेंड की नीटा 5 हो जाएगी और ये हो जाएगा नीटा 5 C5H5 हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा
दो तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके, और एक इस वाले कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल अटैच्ड है तो इसे पाई कॉम्प्लेक्स भी बोल देंगे, पाई C5H5 भी बोल देंगे। अब यहाँ पे इस पे चार्ज -1 ही है, क्योंकि अगर इसको हम रिंग वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे अगर इस पे हम -1 चार्ज रखेंगे ना, और वो क्या होगा कि एरोमेटिक होगा। तो इसमें यही चीज़ देखी जाती है कि रिंग पे क्या चार्ज आएगा, वो डिसाइड होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने से या निकालने से वो रिंग एरोमेटिक होनी चाहिए, बस ये चीज़ देखा जाता है, उसके बेसिस पे चार्ज डिसाइड किया जाता है। अब जैसे C7H7 है, तो अगर एक मेटल अगर है ना एक कार्बन से मेटल लगी हुई है तो चार्ज क्या होगा, -1 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन डोनर ये रहेगा। इसे नीटा 1 C7H7 बोल देंगे, या सिग्मा है ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। लेकिन अगर ये तीन का अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगर है ना एक पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन दिखाता है तो ये इसकी हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी लिगेंड की, 3 एटम से जुड़ी हुई है मेटल अभी, है ना, क्योंकि डिलोकलाइज्ड है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नीटा 3 C7H7 हो जाएगा, वही चार्ज -1 रहेगा और इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर एटम्स पे अगर ये 2 पाई बॉन्ड के साथ अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइजेशन दिखा देता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका चार्ज तो वही -1 रहेगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, है ना, तो ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अगर ये पूरे है ना रिंग पे है, पूरी रिंग पे अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज हो जाती है तो कितने एटम से जुड़ गया ये मेटल, एटम लिगेंड के 7 एटम्स से जुड़ गया, तो ये हेप्टिसिटी कितनी हो गई, नीटा 7 हो गई C7H7। और अगर है ना जितने एटम से अगर उतने ही पूरों से अगर जुड़ जाती है मेटल एटम, है ना, तो उसे बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो पाई C7H7 भी हो गया, और यहाँ पे इस पे चार्ज देखा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गई। ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो 3 तो पाई बॉन्ड थे और एक है ना एक कार्बन एटम 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा था, तो टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे ये जो चार्ज +1 हो गया तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये हुआ एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइक्लोहेप्टाइड जो ट्राइन है अगर यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होंगे, जो कि क्या होगा, ये एरोमेटिक होएगा। तो इस पे है ना अगर इसकी हेप्टिसिटी 7 है ना तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से अगर है ना एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये जो मेटल है ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इन्हीं से जुड़ी हुई रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, नीटा 6 C7H8 बोलेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, और ये कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब जैसे बेंजीन है ना C6H6, तो इसे बोल देंगे नीटा 6 C6H6 या पाई C6H6। अगर इसकी 6 इलेक्ट्रॉन से अगर पूरी की पूरी जुड़ी हुई रहती है ना, मेटल अगर इस टाइप से जुड़ी हुई रहती है पूरे, अगर ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है और अगर मेटल ऐसे जुड़ी हुई है तो इसकी हेप्टिसिटी तो कितनी हो जाएगी, नीटा 6 हो जाएगी, और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी और ये कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। देखो यहाँ पे अगर बेंजीन के अगर एक पाई बॉन्ड से ही अगर मेटल जुड़ी हुई है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होगी, है ना, ये एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना होता है, चार्ज क्या होएगा, 0 होएगा, और हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, 2 कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है 2 कार्बन के एटम्स के बीच में है, तो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 2 हो जाएगी। अगर 4 कार्बन से जुड़ी हुई है मेटल एटम तो हेप्टिसिटी नीटा 4 हो जाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ये रहेगी। अगर पूरे की पूरी 6 कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये नीटा 6s हो जाएगी हेप्टिसिटी, और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगी, और बेंजीन में तो चार्ज तो 0 ही चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लो ऑक्टो टेट्राइन, है ना, इसे बोलते हैं COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये होता है COT होता है ना। तो अगर मेटल है ना अगर एक पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है मतलब 2 कार्बन एटम, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई, नीटा 2 हो गई, हेप्टिसिटी नीटा 2 हो गई, चार्ज तो 0 है ही, और इलेक्ट्रॉन अगर कितने होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यही मेटल 4 अगर 2 पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई है मतलब है ना 4 एटम से जुड़ी हुई है इनसे, है ना, इन 4 कार्बन एटम से, तो नीटा 4 हेप्टिसिटी हो गई और ये
4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गई, चार्ज हुई 0 हो गया। अगर यही मेटल अगर 6 अगर एटम से जुड़ी हुई है ना 3 पाई बॉन्ड से, तो ये नीटा 6 हेप्टिसिटी हो गई और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गई। ठीक है, अगर ये पूरे के पूरे 8 कार्बन एटम से जुड़ी हुई है तो ये नीटा 8 हो गई हेप्टिसिटी और ये 8 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गई, क्योंकि 4 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 पाई बॉन्ड कितना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन अब यहाँ पे है ना चार्ज है ना 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि है ना हमेशा हम ये देखते हैं कि जो मेटल होती है ना, मेटल को हम हमेशा है ना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और हमारे पास ये जो CO2 है ना, तो अभी से है ना अगर है ना 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हमें ये एरोमेटिसिटी के लिए जरूरत होती है, 0 रखेंगे यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर 1 रखेंगे n की जगह 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर यहाँ पे 3 रख दे 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम इसे ही है ना जो हमारी CO2 है, अगर इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज रख देंगे है ना, या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एरोमेटिसिटी के लिए। तो अगर हमें 6 के अगर देखे जाएगा तो हमारे पास तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो मतलब 2 निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए तो क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण अगर लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि हम प्रिफर नहीं करते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो CO2 होगा, ये हमारा CO2 है, तो इस पे क्या होगा, इस पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, अब इसमें देखा जाएगा ना तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि है ना एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, एरोमेटिक है। अब ये नेक्स्ट है C4H6, ये असाइक्लिक है। अगर ये मेटल अगर दो इनका इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है, मतलब हेप्टिसिटी 2 हो गई, एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, न्यूट्रल हमें दिख ही रहा है, तो चार्ज 0 हो जाएगा। अगर यही पाई मेटल एटम अगर चारों कार्बन से जुड़ जाती है, मतलब हेप्टिसिटी कितनी हो गई, नीटा 4 हो गई, और अगर पूरे के पूरे जितने एटम्स दिए हुए हैं अगर उनपे है ना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकेलाइज हो रही है, तो उनको हम बोल देते हैं पाई कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है और चार्ज क्या है, 0 है। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये मेटल है, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है, मतलब ये इन दोनों कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, तो हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब इस ये जो लिगेंड है इसके दोनों एटम इस मेटल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा 2 एटम्स के बीच रहेगी, मतलब दो एटम के बीच में ही पाई बॉन्ड रहेगा, और जिन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है उनके बीच में वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। अगर कोई मेटल उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों एटम से मेटल जुड़ी हुई है, तो हेप्टिसिटी क्या हो जाएगी, नीटा 2। इसे ही है ना पाई कॉम्प्लेक्स भी बोल देंगे, क्योंकि इसमें 2 एटम है और पूरे के पूरे से ही मेटल जुड़ी हुई है। अब एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, चार्ज हमें दिख ही रहा है 0 है। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड, 2 है, लेकिन मेटल एट ए टाइम है ना एक ही पाई बॉन्ड से जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो एक प्लेन में नहीं रहते, दोनों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो एट ए टाइम तो मेटल एक ही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी रहेगी। तो ये है ना नीटा 2 तो हो गया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर भाई 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, 90 डिग्री के एंगल पे रहती है, एक प्लेन में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये चार्ज तो हमें 0 दिख ही रहा है। अब ये है इंडाइल, है ना, तो अगर मेटल इस वाले कार्बन से जुड़ी हुई है तो कौन, नीटा 1 है, नीटा 1 इंडाइल है या सिग्मा इंडाइल है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और -1 चार्ज है। अगर 3 से जुड़ी है तो नीटा 3 इंडाइल है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के और एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, चार्ज वही -1। तीसरी कंडीशन आती है कि नीटा 5 इंडाइल, है ना, अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और इस पे चार्ज कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि है ना एरोमेटिसिटी को हमें सेटिस्फाई करना है, ये कंडीशन आ जाएगी, तो चार्ज वही -1 रहेगा। अब जैसे है ना एक कंडीशन है हमारे पास
कि C5 है ना, साइक्लोपेंटाडाइन है। मेटल एटम एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक तीन एटम्स से जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे नीटा 5 से जुड़ा हुआ है। तो नीटा 1 से नीटा 3 और नीटा 3 से नीटा 5, ये इस तरफ जाने की है ना टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि नीटा 5 क्या है, एरोमेटिक है, तो ये ना एरोमेटिसिटी की तरफ जाने की टेंडेंसी रहेगी। तो सब इस नीटा 5 जो Cp है, इसकी जो इस लिगेंड की जो है ना कॉम्प्लेक्स में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। वहीं अगर है ना कोई ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें नीटा 5 से नीटा 3, नीटा 3 से नीटा 1 की तरफ, ये वाली जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें है ना जो लिगेंड है उसमें एरोमेटिसिटी का गुण खो रहा है, इसीलिए ये टेंडेंसी नहीं रहेगी। सो फेवरेबल प्रोसीजर कौन है, नीटा 1 से नीटा 3, नीटा 3 से नीटा 5, ये फेवरेबल प्रोसेस है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये ऑटोमेटिक होएगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि पूरे 5 एटम से जुड़ी हुई है। हेप्टिसिटी कितनी है इस लिगेंड की, 5 है। और अगर यही मेटल अगर 3 लिगेंड से जुड़ी हुई है, मतलब हेप्टिसिटी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे तो 5 एटम से जुड़ी हुई है ना, हेप्टिसिटी 5 है, तो ये तो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे है ना ये वाली रिंग एरोमेटिक है, ये नहीं है, ये रिंग तो एरोमेटिक है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिंग एरोमेटिक है यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स में ना। अब यहाँ पे क्या है कि नीटा 5 से नीटा 3 फेवरेबल प्रोसीजर है, स्पॉन्टेनियस है, जबकि नीटा 3 से नीटा 5 फेवरेबल नहीं है। ये वाला नीटा 5 से नीटा 3 फेवरेबल प्रोसीजर क्यों है, क्योंकि अगर इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाली रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं है, ये वाली रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं है, जबकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन रिंग पे डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो ये रिंग एरोमेटिक है। तो इस वाली कंडीशन में क्या है कि ये नीटा 5 से नीटा 3 की तरफ जाएगा, ये फेवरेबल प्रोसीजर है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये होएगा। और अगर रिवर्स देखा जाए तो ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें इस वाली रिंग की है ना एरोमेटिसिटी यहाँ पे खो रही है, इसलिए ये फेवरेबल नहीं है। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द डिफरेंट लिगेंड टू कैलकुलेट EAN बाय न्यूट्रल एटम मेथड। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर कैलकुलेट करना हो, न्यूट्रल एटम मेथड से कैलकुलेट करना हो, तो डिफरेंट लिगेंड के द्वारा कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, ये हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ईच न्यूट्रल डोनर साइट, ईच न्यूट्रल जो डोनर साइट होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ EAN अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एटम मेथड। जब हम न्यूट्रल एटम मेथड से अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल डोनर साइट का मतलब हो गया उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल जो डोनर साइट है वो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। हम EAN कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि न्यूट्रल एटम मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब, ठीक है। ईच आयनिक लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इट्स चार्ज। जो आयनिक लिगेंड होता है वो कैसे करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस पर कितना चार्ज है, एप्लीकेबल फॉर टर्मिनल लिगेंड्स के लिए, ठीक है। अब जैसे है ना, अगर ये न्यूट्रल है, कोई लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये कोई लिगेंड है जिस पे है ना एक चार्ज है, -1 चार्ज है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। अगर इस पे -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, -3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे कि NH2 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NH-2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, S-2 है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। वो बात थी टर्मिनल लिगेंड्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो इस पे भी -1 चार्ज है, इस पे भी -1 चार्ज है, लिगेंड की 2 डोनर साइट मेटल से जुड़ी हुई है, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे एक तो चार्ज साइट है और एक कैसी है, न्यूट्रल है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। इस वाली कंडीशन में देखो यहाँ से तो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन इस वाले पे ये जो है ना एक ग्रुप लगा हुआ है जिसपे क्या चार्ज है, लिगेंड के साथ ही, मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा, माइनस अगर ये इस पे माइनस चार्ज है तो ये माइनस हो जाएगा, तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसका काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर है ना, अगर पॉजिटिव जो चार्ज है ना जिस ग्रुप पे, वो है ना ऐड कर देते हैं सिंपली,
जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये डोनेट करेगा, फिर इस पे एक ये प्लस चार्ज है तो इसी में है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन +1 है ना ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ही हो जाएगा। अब जैसे इसमें बात करते हैं तो यहाँ से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो टोटल कितना, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये है ना, यहाँ से कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहाँ से अगर इसकी बात करते हैं ना तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन इसका जो ये माइनस चार्ज है ना, -1 चार्ज, ये इसमें माइनस होएगा तो टोटल ओवरऑल अगर इसका देखा जाएगा ना तो ये क्या निकल के आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही निकल के आएगी। तो अगर ये वाला जो है, ये वाली साइड तो है ना, ये वाली साइड तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ओवरऑल, और ये जो ये वाली साइड है ना, ये टोटल ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जो HDMG है ना ओवरऑल कैसा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। जो HDMG है ये ओवरऑल कितना, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब होता है एग्जाम्पल्स ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर टर्मिनल लिगेंड्स के लिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर्स में आएगा एफ, आगे जो जितने भी हेलोजेंस है ना, FCl, इन पे सब पे क्या होता है कि -1 चार्ज होता है। FCl, Br, OH माइनस, H माइनस, OAC माइनस, DT है ना, CH3CO ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। O2 माइनस ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। NO जो बेंट है ना, NO बेंट है ना, ये भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये भी NO बेंट पे क्या होता है, बेंट है ना, बेंट कौन सा होता है, NO माइनस वाला होता है, तो ये कैसा है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसके अलावा है ना, जैसे CH3 हो गया, CCl3 हो गया, SiS3 हो गया, C2H5 हो गया, विनाइल हो गया, फिनाइल हो गया, इन पे सब पे -1 चार्ज है। CMe3 है ना, तो ये सब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब इसमें देख लो, अगर कार्बन फैमिली उसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, या तो 3 ग्रुप लगे हुए सिग्मा बॉन्ड से लगे हुए, एक है ना ग्रुप डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, एक है ना सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो भी उस पर -1 चार्ज रहेगा। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है, ये कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो भी इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, -1 चार्ज रहेगा। अगर सिमिलरली बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली से, कोई भी एक ग्रुप लगा रहे सिग्मा बॉन्ड से, तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहेगा। अगर नाइट्रोजन फैमिली से है ना 2 बॉन्ड बने हुए हो ना, तो इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा, -1 चार्ज रहेगा। जैसे कि दो ग्रुप लगे हुए, 2 हाइड्रोजन, 2 Cl2, 2 PH2, 2 Me2, इन सब पे -1 चार्ज है, तो ये सब क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह है एग्जाम्पल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, जैसे कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये है, जैसे अब ये CH3CN है, ये कैसा है, न्यूट्रल है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, CS, पायरिडीन्स, CO3 -2 होता है, इस पे SO4 -2 होता है, SO3, ऑक्सीजन, सल्फर, परोक्सो में भी है ना -2 चार्ज होता है, ये होता है परोक्सो। ये भी है ना ऑक्सीलेटो, नीटा2 C2H4 ये भी, और नीटा2 C2H2, ये तो हो गया नीटा2 C2H2, और ये हो गया नीटा2 C2, ये तो C2H4 हो गया, और ये C2H2 हो गया। ये सब भी कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऑक्सीलेटो है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कार्बोनाइल, CS, पायरिडीन, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, SO3 हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। परोक्सो हो गया, CH3CN हो गया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, क्योंकि न्यूट्रल है ना। अगर है ना ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑक्सीजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, और अगर इससे 2 ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अब ये ऑक्सीजन फैमिली आ गई पूरी। यहाँ पे ये देखो, इस फाई है ना, ये फिनोल है, क्योंकि फाई का मतलब होता है C6H5। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, C6H5। तो अगर इसकी फाई की जगह हमने C6H5 लिख दिया और OH लिख दिया, तो ये क्या हो गया, फिनोल हो गया। और ये कैसा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन है, इससे एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन से 2 ग्रुप लगे हुए तो ये कैसा हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है।
अगर नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है और न्यूट्रल होने के लिए उस पर 3 ग्रुप लगे हुए रहेंगे, है ना। अब वो 3 ग्रुप या तो तीनों सिग्मा बॉन्ड से लग जाए या फिर एक एक ग्रुप 2 पाई, मतलब 3 बॉन्ड बने हुए होने चाहिए, या तो वो तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो जाए, या है ना एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो जाए, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये भी है ना 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, कार्बन वाली जो फैमिली है, अगर कार्बन वाली फैमिली में 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए रहेंगे ना, तो वो पूरी फैमिली, उस फैमिली के मेंबर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट रहेगी। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है। नाइट्रोजन फैमिली या तो न्यूट्रल कंडीशन में, या फिर है ना अगर उससे एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इस कंडीशन में भी इस पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में अब हम देखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में इस पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब जो एनो लीनियर होता है ना, वो क्या होता है, NO +1 प्लस होता है ना, तो इस ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। PO4 -3 ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या होता है, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O- और ये NH2, ठीक है। तो है ना 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ से डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से, है ना। तो ये टोटल ओवरऑल कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। एसिटाइल एसीटोनेटो हो जाएगा, DMG हो जाएगा, कार्बाइन, ये ग्लाइसिनेटो, ये ग्लाइसिनेटो, ये कार्बन फैमिली से अगर है ना एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो वो सब उस पर -3 चार्ज रहेगा और वो कैसा हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर 4 डोनर एटम्स की अगर हम बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की, तो इथाइलिन डाइएमीन, जिसमें दो नाइट्रोजन होती है डोनर साइड, बाईपायराडीन हो गया, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन हो गया, प्रोपाइलिन डाइएमीन हो गया, ब्यूटाइलिन 1,2 डाइएमीन हो गया, आइसोब्यूटाइलिन डाइएमीन हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर के एग्जाम्पल है, जिसमें 2 डोनर साइट रहेगी, न्यूट्रल न्यूट्रल 2 डोनर साइट रहेगी, एक न्यूट्रल साइट 2 इलेक्ट्रॉन डोनर करती है, तो 2 साइड जैसे कि अगर इथाइलिन डाइएमीन का अगर हम देखें, ये NH2, ये NH2, ये क्या है, इथाइलिन डाइएमीन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ओवरऑल देखे जाएंगे तो ये कैसा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब ये देखो एल्काइन, अगर ब्रीजिंग वाली कंडीशन में आ जाती है, तो एक पाई बॉन्ड से है ना, ये वाली एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये मेटल रहेगी, ये दूसरे पाई बॉन्ड से जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर एल्काइन अगर ब्रीजिंग कंडीशन में है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाती है, ठीक है। अब होता है टर्मिनल वर्सेस ब्रीजिंग लिगेंड। अगर ये है ना FCl Bri अगर है ना टर्मिनल लिगेंड है, तो ये कैसे होंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल है, मतलब इसे न्यूट्रल मान के ही हम कर रहे हैं ना, न्यूट्रल एटम मेथड है ना हमारा। तो इस पे कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। अगर टर्मिनल कंडीशन में, ये कौन सी कंडीशन है, ये टर्मिनल कंडीशन है। लेकिन अगर यही जो एक्स है 2 एटम्स 2 मेटल्स के बीच में हो गया, अब ये कैसा हो गया, इस मेटल और इस मेटल के बीच में क्या हो गया, ब्रीच की भांति हो गया ना। तो यहाँ इस वाली कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसे दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है ना, तो टोटल कितने 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अगर 3 मेटल अगर जुड़ जाती है इस एक्स से, तो यहाँ पे ही फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रीजिंग बढ़ने पे क्या होता है कि जो उसके कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है वो चीज़ बदल जाती है। वो तो हमने बताया था न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन रियलिटी में क्या है, एक्स पे माइनस चार्ज है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से डोनेट कर देगा, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इस वाली मेटल से, फिर नेक्स्ट 3 दूसरी मेटल जुड़ेगी तो यहाँ से ये डोनेट हो जाएंगे, फिर एक और तीसरी मेटल जुड़ेगी तो ये एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ जाएंगे, फिर अगर चौथी मेटल भी जुड़ेगी तो ये वाले ये जो बचा हुआ लोन पेयर है ये भी मेटल को डोनेट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से है ना
ये कितना 7 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा अगर 4 मेटल के साथ अगर ब्रीजिंग कर रहा है। ये तो मैक्सिमम 7 कर सकता है। अगर अब पांचवी मेटल भी इससे जुड़ी हुई रहेगी ना तो भी फिर है ना मैक्सिमम 7 ही इलेक्ट्रॉन ये डोनर रहेगा। ठीक है, रियलिटी में बॉन्डिंग ऐसी होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए न्यूट्रल एटम मेथड को काम में लेते हैं, जहाँ पे है ना हम इस तरह से मानते हैं कि इसके पास ये, इस पे चार्ज हम नहीं मानते हैं, होता है रियल में बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए जो न्यूट्रल एटम मेथड है उसमें ऐसे मानते हैं कि इस पे ये इलेक्ट्रॉन है, पहली मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरी मेटल के साथ ये जो ब्रीजिंग जो लोन पेयर है दूसरी मेटल के साथ बना लेगा, फिर इस पे कितने 3 लोन पेयर रहते हैं, फिर एक और मेटल आएगी तो फिर उसके साथ दूसरा लोन पेयर बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से ना यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, फिर यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, फिर यहाँ पे पूरा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर ये 4 मेटल के बीच में ब्रीजिंग कर लेता तो 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो जाएगा। अब NH2 माइनस की बात करते हैं। तो अगर NH2 ये NH2 माइनस है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक है ना, अगर एक ही मेटल से जुड़ा हुआ है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा। लेकिन अगर 2 मेटल के बीच में अगर ब्रीजिंग हो गई इसकी, है ना, एक मेटल ये और एक मेटल ये, तो ये कहाँ कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब इसके बाद में तीसरी मेटल भी इससे जुड़े ना तो भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा, क्योंकि इसके पास और लोन पेयर नहीं है। अब जैसे OH की बात करें, अगर यहाँ पे अगर उसके साथ मेटल जुड़ रही है तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। जैसे ये OH है तो यहाँ पे अगर एक मेटल जुड़ रही है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अगर 2 मेटल जुड़ जाती है तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। एक तो ये इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर वाला पूरा का पूरा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जो माइनस चार्ज है वो है, मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो हम इसे इस तरीके से समझ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो रहेंगे ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अगर तीसरी मेटल और आती है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि ये 3 मेटल के साथ। तो यहाँ पे कितना ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा OH, है ना। तो टर्मिनल में तो अकॉर्डिंग टू चार्ज रहता है, अगर ब्रीजिंग में जाता है तो फिर देखा जाता है कि उस पर लोन पेयर कितने हैं, वो वाली कंडीशन होती है। अब जैसे नाइट्रोजन फैमिली है, अगर एक मेटल लगी हुई है, ये कैसा है, इस पे NH-2 चार्ज है। तो इस वाली कंडीशन में तो अगर 2 मेटल तक लगी हुई है ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। लेकिन अगर है ना एक तीसरी मेटल और लग जाती है ना तो फिर पूरा का पूरा जो लोन पेयर होएगा ना हो जाएगा, तो वहाँ पे है ना ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। मतलब ऐसे समझा सकते हैं इस चीज को कि जैसे ये वाली जो डोनर साइट है ना, अब इसमें 2 -2 चार्ज है ना, NH-2 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वो माइनस वाला है ना ये है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ये जो माइनस चार्ज वाला है। तो अगर हम तो न्यूट्रल एटम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसी एक इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनर है। अब जैसे नेक्स्ट अगर है ना इस पे अगर 4 मेटल भी लग जाती है तो हम नाइट्रोजन के पास है ना और लोन पेयर नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितनी भी मेटल लगे फिर ये मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ही हो सकता है, NH-2। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है। CH2 पे -2 चार्ज रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। N-3 रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। CH2 पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये फॉस्फोरस है, ठीक है, ये कैसा है, ब्रीजिंग में है फॉस्फोरस, ये pH लगा हुआ है, ठीक है, PPH है। अब PPH का हम देखेंगे तो -2 चार्ज होता है ना, ठीक है। तो 2 मेटल के साथ तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना लेगी, लेकिन इस वाली अगर मेटल के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। देखो
इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इस मेटल के साथ बना लिया, 2 मेटल के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना लिया, लेकिन तीसरी मेटल के साथ जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1 1 और 2, टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ये कितना रहेगा, 2 मेटल के साथ तो ये -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। अगर ये फिर तीसरी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब जैसे HDT ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, चाहे ये कितनों के साथ ही बॉन्ड बना ले ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे, क्योंकि इनके पास है ना कोई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये ऑलवेज है ना टर्मिनल एज वेल एज है ना किसी भी कंडीशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेंगे। अब जैसे ये है मेटल कार्बोनाइल है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हमेशा किसी भी कंडीशन में चाहिए 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग करे, 3 के साथ करे, 4 के साथ करे, 5 के साथ करे, ये ऑलवेज कैसा होगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, क्योंकि इसके पास और लोन पेयर है ही नहीं। अब जैसे MCH3 है, इसके पास है ना कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, लोन पेयर की जो स्टार्टिंग होती है वो नाइट्रोजन से होने लगती है, ठीक है। तो ये चाहे एक मेटल के साथ ब्रिजिंग करे, 2 के साथ करे, 3 के साथ करे, CH3 हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही रहेगा। लेकिन अगर जब बात आती है NH3 की, तो इसके पास अगर है ना NH3 पे कौन सा चार्ज आ रहा है, कोई चार्ज नहीं आ रहा, न्यूट्रल है, एक ही लोन पेयर है। अब इस पे एक ही लोन पेयर है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल मेटल एटम के अकॉर्डिंग अगर 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग करे तो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, अगर एक मेटल के साथ करे तो भी है ना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं, तो इसकी जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब कुछ की पॉइंट्स है ना, फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वी विल ऑलवेज अप्लाई 18 इलेक्ट्रॉन रूल, है ना। ट्रांजिशन जो मेटल्स होती हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है उनके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं। अब उनमें कौन कौन से, ऑक्टाहेड्रल और मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। नेक्स्ट आती है फॉर ट्रांजिशन मेटल जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल के ये लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करते हैं ना। ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और स्क्वायर प्लेनर के लिए 16 इलेक्ट्रॉन रूल, और जो मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन का, है ना। हम मेन ग्रुप का मतलब हो गया S ब्लॉक वाला, और P ब्लॉक वालों के लिए। और लेंथेनाइड और जो एक्टिनोइड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स है ना, डजंट फॉलो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड मतलब F ब्लॉक वाले है ना तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते, ना वो 16 को करते, ना वो ऑक्टेट को करते, मतलब लेंथेनाइड एक्टिनोइड किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते, राइट। अब हमने क्या देखा कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज है जिसमें भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वो तो किसको करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, स्क्वायर प्लेनर किसको करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को करेंगे, और मेन ग्रुप मतलब S और P ब्लॉक वाले किसको फॉलो करेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, कि वैलेंस सेल में जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मोर स्टेबल रहेगा। और जो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स है मतलब जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ना ही 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, ना ही ऑक्टेट को फॉलो करेंगे। The complexes which follow 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं देन द अदर कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस ये रूल्स फॉलो करते हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन अदर कॉम्प्लेक्सेस। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड के वैलेंस सेल में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेन ग्रुप की है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी अदर देन के। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल है और ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और जो सेंट्रल एटम है अगर उसके वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होएगी देन 17 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्टेबल होएगी। अब देखो 17 और जो 19 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है वो कैसे, या तो 7 और 17 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती है ना वो कैसे बिहेव करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि खुद का तो रिडक्शन कर लेते हैं और दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे जिसका सिंपल सा मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन खुद ले लेंगे। तो ये खुद इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, इसमें +1 इलेक्ट्रॉन ये कर लेंगे खुद के पास,
जिससे ये क्या हो जाएगा, या तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगी या फिर 17 है तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगी। तो मतलब 7 और जो 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनकी टेंडेंसी ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है उनकी रहेगी, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो फंक्शन करेगी। इसी प्रकार से अगर 9 और 19 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे कि ये चाहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, जिससे कि है ना ये या तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे। तो ये क्या कहलाएगी, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे का रिडक्शन कर देगी। ठीक है, तो ये जो 9 और जो 19 इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होगी वो कैसे बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। n-1 और ns इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 3D सीरीज में, स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का टोटल देखें तो स्कैडियम में क्या होता है, D1S2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D2S2 होता है, मतलब ये चल रहा है 3D4S है ना। ठीक है, अगर इसका देखें तो D3S2 होता है, इसका देखें तो D5S1 होता है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, 4D सीरीज में भी यही है। तो इसमें मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का टोटल क्या है, तो देखो अगर ऊपर से देखी जाए, स्कैडियम, स्केला, टाइजर हाफ, विनप्ता, क्रोमो डब्लू, मंटेक रे, फिरोज, को रहे इरादे, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जो निकल है, निकल के बाद में प्लेडियम और प्लेटिनम की पोजीशन में देखो पी के बाद में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो अगर हम ABCD देखते हैं तो डी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो इसका मतलब प्लेडियम होगा ना वो ऊपर आएगा और प्लेटिनम नीचे आएगा। इसी प्रकार से कॉपर, Ag और Au, तो जी क्या आता है कि पहले आता है ना अल्फाबेटिक सीरीज में, और यू बाद में आता है। तो मतलब सिल्वर जो होगी, चांदी, वो ऊपर रहेगी सोने से है ना, गोल्ड से। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये चीज है ही। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो जिंक है ना, कैडमियम का CD होता है तो ये ऊपर आएगा, देन मरकरी का तो H बाद में आता है। ये थोड़ा सा एक ट्रिक्स है जो हम माइंड में ध्यान रख सकते हैं। अब होता है इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या होता है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम आर 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सेंट्रल एटम के, हम वही काउंट करते हैं। मतलब जो वैलेंस सेल होता है सेंट्रल एटम का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम वही काउंट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल में। वहीं अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम है ना, वो यूज किया जाता है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो सेंट्रल एटम होती है उसके क्या करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका एटॉमिक नंबर के बराबर ही है ना, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूज किया जाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं सेंट्रल एटम के। अब जैसे ये 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ये है 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल है और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अगर 3D सीरीज का अगर 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल में 16 है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में वो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा है ना। और अगर 4D सीरीज का मतलब 52 हो जाएगा, मतलब है ना। अगर देखा जाए तो देखो 36, 54 और 86 ये होता है जो इनर्ट गैस होती है ना लास्ट वाली, उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज का। मतलब अगर है ना, जैसे ये 18 सबसे ज़्यादा स्टेबल यही रहती है, इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है। तो 18 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया कि EN में होगा ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 होएगा 3D सीरीज के लिए, 4D के लिए 54 होएगा और है ना 5D के लिए 86 रहेगा। अगर 19 है तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। अगर 20 है तो 18 से हम 20 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करें तो 36 से 38, 54 से 56 एंड 86 से 88। अगर इसी प्रकार 18 से हमें अगर 16 जाना है तो -2 करें तो 36 से भी -2 कर देंगे, 54 से भी -2 कर देंगे, 86 से भी -2 कर देंगे। ठीक है,
तो हमें क्या ध्यान रखना है, 36, 18 की टेबल ध्यान रख लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितना, ये भी 18 के में आएगा क्या? आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। तो ये 18, 36, 54, 18 इज इक्विवेलेंट टू 36 फॉर 3D सीरीज के लिए, 4D सीरीज के लिए 54 और 5D सीरीज के लिए 86। ठीक है, अब होता है 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है जो हमारी मेटल है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर इन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम कितनी है, भाई एक से ज़्यादा भी तो हो सकती है, प्लस इसके पूरे फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं, 2 गुना नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड, एक जो मेटल मेटल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो 2 गुना नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं ये देख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, मतलब कुछ जैसे कि हाइड्रोजन या जो जो केविटी रहती है कॉम्प्लेक्स के बीच में, वहाँ पे बीच में रहती है तो उन्हें बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, है ना, लिगेंड्स ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो वो माइनस कर देंगे जितना प्लस चार्ज है, और माइनस है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो वो जोड़ देंगे, गुणा 18 गुणा एन, ये जो एन है ना ये एक मेटल के लिए 18, तो एक से ज़्यादा है सेंट्रल एटम तो फिर उतना जितनी है। ठीक है, ये हो गया, तो नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम इंटू नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम प्लस 2 गुणा नंबर ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ एनकैप्स इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड प्लस माइनस चार्ज इज इक्वल टू 18n। अब जैसे ये एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है, कोई भी है ये, है ना, हो सकती है, अगर है ना मेटल मेटल, अगर 5 मेटल है ना तो मेटल मेटल बॉन्ड जनरली कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, और अगर है ना मेटल कितनी है, 6 है, तो जो मेटल मेटल बॉन्ड रहेंगे ना वो कितने रहेंगे, 12 रहेंगे। अब 8 मेटल मेटल बॉन्ड की अगर बात करें ना तो जो 4 तो प्लेन में है ना, ये मेटल्स आपस में जुड़ी हुई रहेगी ना, और ये जो चारों मेटल है, ये जो ऊपर प्लेन से ऊपर जो मेटल है ना 5वीं, इसके साथ चारों मेटल का एक एक बॉन्ड रहेगा, तो टोटल अगर देखा जाए तो मेटल मेटल बॉन्ड 8 हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो 4 तो प्लेन वाले रहेंगे, अब ये चारों प्लेन वाली रहेगी ना, ऊपर वाली मेटल के साथ बॉन्ड बना के रखेंगी तो 4 वो हो जाएंगे, और फिर ये इसके साथ भी बॉन्ड बना के रखेंगी, तो ऐसे करके 12 मेटल मेटल बॉन्ड हो जाएंगे। और एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है ना, जैसे कि TDH है हमारे तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन है तो 4 देगा, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर नाइट्रोजन एज ए लिगेंड है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 3 इलेक्ट्रॉन देगी, क्योंकि इस पे -3 चार्ज होता है। और एज ए कैसे है, एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है, एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है तो ये कितने देगी, 5 इलेक्ट्रॉन देगी। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये यहाँ पे अगर केविटी में रहती है ना तो, और इसका क्या होता है कि मेटल के साथ है ना वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस रहते हैं, तो एज ए केविटी में रहेगी नाइट्रोजन तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी, अदरवाइज ये एज ए लिगेंड रहेगी तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगी। If number of a metal is 5, then number of a metal metal bond will be 8. If number of a metal is 6, then number of a metal metal bond will be 12. Right? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो आयरन है तो आयरन में कितना है, D2S2D6 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, इसके वैलेंस शेल में हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड ने दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड ने दिए, और ये β5C5H5 है तो इसने कितने दिए, 5 इलेक्ट्रॉन दिए। तो टोटल अगर देखा जाए तो 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 ही 18, तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है ना, क्या एग्जाम्पल है, MnCO6 और ये प्लस, तो हमें पता है कि जो मैग्नीज है तो S2D5 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, प्लस एक कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, माइनस
ये जो प्लस का चार्ज है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 और 7 19, 19 में से एक गया तो 18, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ये देखें C5H5 तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हैं, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हैं, 2 कार्बोनाइल है तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ये है, माइनस चार्ज है वो प्लस हो जाएगा +1। तो 5 और 8 13, 13 8 4 17 और 1 18, तो ये फॉलो कर रहा है। अगर इसकी बात करें ना तो कोबाल्ट का क्या है, S2D7 है, तो टोटल कितना 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए। और ये जो कार्बोनाइल हो गए 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। एक जो हाइड्राइड का हो गया, तो 9 9 दूनी 18, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अगर इसकी पाई CP मतलब पाँचों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, फिरोज 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, क्लोराइड का 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, और ये कार्बोनाइल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, PPS3 है न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो 8 और 5 13, 14 15 16 17 18, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे इसकी बात देखें तो क्रोमो W तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। ये 3 लिगेंड है, एक कितना देता है 2, तो 6 कितने 3 कितने देंगे 6 देंगे। SiMe3 कार्बन फैमिली से है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो इस पर -1 चार्ज रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा। ये भी टर्मिनल लिगेंड है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। CH3CN न्यूट्रल है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 ये लगे हुए हैं तो ये कितने देंगे 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे। तो इसका ओवरऑल देखा जाए 6 12 और ये पूरा 6, तो 6 12 6 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, इरिडियम है, को रहे इरादे, तो 9 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, PPS3 है न्यूट्रल लिगेंड है तो और 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, प्लस ऑर्सेनिक PH2 इस पे -1 चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से है, और अगर 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं तो इस पे -1 चार्ज है तो ये कितना 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। ओवरऑल इस पे माइनस चार्ज है तो प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। नोड 3 12 12 4 16 16 17 18, तो ये टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ओस्मियम फिरोज है ना, कंडीशन में आ रहा 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब यहाँ पे है ना ये कैसे है, ये एज ए लिगेंड है या फिर ये एज ए एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है। यहाँ पे ये एज ए लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन Br2 के हो गए, PMe3 न्यूट्रल है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, NMe2 यहाँ पे इस पे -2 नाइट्रोजन फैमिली से हैं, 2 ही ग्रुप लगे हुए हैं तो इस पे -1 चार्ज रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो गया, प्लस 1 ये माइनस चार्ज है जो कॉम्प्लेक्स पे पूरा इसका हो गया। तो टोटल देखा जाए तो 8 और 3 11 12 13 14 15 16 8 3 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, Nita3C3S3, तो ये कितना है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो गया, ये कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। Nita5CP फिरोज के आयरन कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन आयरन के हो गए, और इसके कोबाल्ट के कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल के कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो टोटल देखा जाए 8 8 16 और 2 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इस पे कितना चार्ज है -2 है ना, ये कार्बन इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप ये तो -2 चार्ज है ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। कोबाल्ट कितना हो, क्रोमियम कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और ये कार्बोनाइल 5 लगे हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो गए, तो 6 2 12 और 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखते हैं ना, तो ये आयरन का 8 हो गया, इसके 5 हो गए CP के, और इस CP के 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 18 हो गए। इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, CP के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, अगर इस टाइप से रहता है हमारा CP, ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है ना मेटल, तो 2 तो पाई बॉन्ड ये रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं माइनस, है ना, तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे कितने हो जाते हैं, ये पूरा ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है, तो 5 और 5 और मन टेक रहे तो 7 है ना, तो 5 10 और 17 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। और सॉरी ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसके 6 होंगे, तो ये 18 हो जाएंगे इनके।
इसकी अगर बात करें तो 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्रोमो डब्लू 6 ये इसके हो जाएंगे वैलेंस सेल में। तो 6 और 5 11 और 7 18, तो ये भी फॉलो कर रहा है। इसके 5 हो गए, इसके कितने हो गए? ये इस वाली कंडीशन में रहता है +2 में, है ना, तो इसके कितने हो जाएंगे? नहीं, +2 में नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा। माइनस माइनस रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और मन को रहे इरादे 7 इसके हो गए। 7 और 5 12, को रहे इरादे सॉरी 9, है ना, तो 9 और 4 13, 13 और 5 18। इसके कितने हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। निकल वाले के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर नीटा 5 सीपी के कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बोनाइल है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 आयरन है तो 8 इलेक्ट्रॉन, और ये एक लिगेंड है PSCCH। ये वाला कार्बन, एक सेकेंड, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी इसकी भी पूरी है, तो ये कहाँ से लगेगा? फिनाइल से लगेगा। और तो कोई है ही नहीं, तो फिनाइल की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लगेगा, और कैसे लगेगा भाई? इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, या फिर इसे न्यूट्रल एटम मेथड से लगेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर इस कार्बन से भी लगेगा तो, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो -1, तो 5 9, तो ये टोटल कितना? 18 हो जाएगा। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया। निकल, निकल के कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 कार्बोनाइल है तो 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, और ये है, अब 16 हो गए ना। अब हमें कितना चाहिए? अभी एनो लीनियर है या एनो बेंट है, ये पता करना है। अगर इसने लिखा हुआ है कि एनो लीनियर है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, क्योंकि एनो जो लीनियर रहता है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये कितना हो जाएगा इनका? 19 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये मेटल मेटल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट आता है। Mn2CO10 होता है ना, उसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड रहता है, तो मन टेक रहे, है ना, तो 5 और 2 7, तो है ना, एक मैग्नीज के वैलेंस सेल में 7, तो 2 के में 2 गुणा 7 हो गया, प्लस मेटल मेटल बॉन्ड कितना है? 1 है ना, तो 2 गुणा 1, प्लस एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज है नहीं है, और 10 कार्बोनाइल है तो 20, ये हो गया, डिवाइड इंटू 18 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 20, 20 और 14 34, और 2 36, है ना, ठीक है, तो 18 गुणा 2 36, तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 36 आ गया ना। अब Fe3CO12 है ना, इसमें 3 Fe बॉन्ड है। कितने हैं? 3 Fe बॉन्ड है ना, 3 Fe बॉन्ड है, तो अगर इसका हम निकालते हैं तो फिरोज 8 है ना, तो 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 2, ये है मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं? 3 है, प्लस 20 इज इक्वल टू 18 गुणा 3, तो 20 हो गया, 8 16 8 24 हो गया, तो 24 और 20 44, और 44 नहीं, 20 8 16 8 24, सॉरी सॉरी 12, ये 12 है, तो यहाँ पे ये 24 आ जाएगा, तो 24 और 24 48, और 48 और 6 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे, मतलब ये सही है। Fe3CO12 में कितने हो जाएंगे? 3 Fe बॉन्ड होंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये है, तो को रहे इरादे, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इसके हो गए,
ये है ना ब्रीजिंग कंडीशन में, और ब्रीजिंग कितनी, दो मेटल्स के बीच में, एक मेटल ये है एक मेटल ये है, तो ये जो एक कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, तो 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, तो प्लस 2 गुणा 2, तो अगर टोटल देखा जाए तो कितने हो गए, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4, 19 और 4 कितने, 23, 23 और 4, सॉरी रोडियम 2 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 रहेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 गुणा 2, तो अगर दोनों तरफ 36 आ रहा है बराबर, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये पाई सीपी है ना, 2 है, एक सीपी कितना होता है पाई कंडीशन में, अगर तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, इनके 2 कार्बोनाइल के 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे। यहाँ पे आयरन 2 है तो एक के 8 होते हैं, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये कौन किसी भी कंडीशन में रहे भाई, कार्बोनाइल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन 2 ही डोनेट करना है ये, प्लस तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो 10 14, 14 और 16 कितने हो जाएंगे, 20 30, 30 और 34 और 2 36 इलेक्ट्रॉन, और इज इक्वल टू यहाँ पे एन कितना है, एन क्या है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 मेटल है ना, एन इज इक्वल टू 2 है, तो 18 गुणा 2 इज इक्वल टू 36, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, म्यू CO2 आएगा अगर ये कंपाउंड है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बोनाइल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा कार्बोनाइल किसी भी कंडीशन में हो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो और मेटल कितनी है, 2 है, तो एक 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो 2 के कितने, मतलब एक के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 16, प्लस मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो ये हो गया। एनकैप्सुलेटेड स्पीसीज 0 है और नो लिगेंड है, नो कार्बोनाइल लिगेंड है, तो उनके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये टोटल कितना आ गया, इज इक्वल टू 18 गुना 2, एन इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, 2 चल रहा है, ठीक है, तो 36 36 आ रहा है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं, मेटल कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक रोडियम कितना डोनेट करता है, 4 9 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट रहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है रोडियम 4CO12। अब इसमें है ना कार्बोनाइल कितने हैं, 12 हैं, तो 12 गुणा 2 है ना, ठीक है, ये 24 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे। और है ना मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, 4 मेटल है, मेटल बॉन्ड देखे तो 1 2 3 4 5, 4 तो ये हो गए, और एक 5वां और एक 6, तो 6 मेटल मेटल बॉन्ड हो गए, तो ये हो गए 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, मेटल मेटल बॉन्ड से आ गए। तो अगर इनका टोटल करें, एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 4 है, तो 18 गुणा 4 इज इक्वल टू दिस, तो 70 72, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है रोडियम 4CO12 की। अगर यहाँ पे देखें तो अब हाइड्रोजन है ना, किसी भी कंडीशन में रहे, इलेक्ट्रॉन है ना, अगर यहाँ पे ये ब्रीजिंग, म्यू किसे बताते हैं, ब्रीजिंग को बताते हैं ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से होंगे, इन 2 हाइड्रोजन हाइड्राइड से होंगे ना, और प्लस प्लस पाई CP, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, पूरा है ना ये, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो अच्छा इतना है ये, चलो इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई CP तो 5 हो गए, ठीक है। NO कैसा है, लीनियर है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 प्लस क्रोमो W 6, 6 इसके हो गए, और ये क्या है, H ही है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, इन सबको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे, और 2 मेटल मेटल बॉन्ड है,
तो इनको तो बाद में प्लस कर देंगे, प्लस 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस इसको करेंगे 8, 8 और 14 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 30 प्लस 4, तो इज इक्वल टू आ गई ये 36, है ना। और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 गुना 2, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये 20 एग्जाम्पल हमने देख लिए। बाकी की अब चीज़ें इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So thank you so much for watching this video.